जिसने भी कभी भगवान का अनुभव किया है वो जानता है कॉन्सेप्ट गॉड्स की असलियत। कॉन्सेप्ट गॉड्स के बीच कमजोर जैसा कुछ नहीं होता। कुछ को ऐसी शक्ति मिलती है जो किसी भी नदी को काट दे, यहां तक कि समय की नदी को भी। दूसरे टैंक लेकर प्राचीन काल में चले जाते हैं और सब कुछ जीत लेते हैं। किसी के पास 100% गारंटीड किलिंग ब्लो मारने की क्षमता होती है, लेकिन फिर जब एक आदमी अपना दिमाग खपा रहा होता है उसे पता चलता है कि उसके भाई की एबिलिटी सिर्फ लोगों का नाम बदलना है। एक रात बाद एक छोटे से द्वीप की सड़कों पर खून की बाढ़ आ जाती है। रहस्यमयी मौतें। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार कैजुअल्टी लिस्ट में हर एक नाम हांग था। हुआ देश अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है, जबकि चुपचाप 2 लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजता है। कॉन्सेप्ट गॉड्स के बीच कोई कमजोर नहीं होता, बस वो होते हैं जिन्हें पता नहीं कि उनके पास जो है उसे इस्तेमाल कैसे करना है। शुरुआत में किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया, जब तक कि एक दिन मेरा हाथ नहीं फिसल गया। मैंने गलती से सबसे ताकतवर बनकर उसी प्रोसेस में दुनिया तबाह कर दी। इसलिए उन्होंने मुझ पर वर्ल्ड एंडर का लेबल चिपका दिया और मुझे सबसे गहरी अंडरग्राउंड सेल में बंद कर दिया। 10 साल बीत गए। 2 नए रंगरूट रुकीज आते हैं। मैं बस उन्हें एक नजर देखता हूं और वो भागने लगते हैं। वो बंद दरवाजे को पागलों की तरह खींचते हैं और चिल्लाते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं, जबकि 1 सेकंड पहले वो लॉक भी नहीं था। मैं पीछे झुकता हूं और मुस्कुराते हुए कहता हूं, रिलैक्स तुम दोनों। अगर मैं सच में कुछ करना चाहता तो ये बेचारा छोटा सा दरवाजा मुझे नहीं रोक पाता। क्यों न तुम अपना परिचय दो। वो जम जाते हैं। एक लंबी और भारी खामोशी के बाद वो आखिर कह पाते हैं, मैं लियो हूं, मैं जे हूं, हम यहां आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं सिर हिलाता हूं और अपनी सीट पर आराम से बैठ जाता हूं। किसी का ध्यान नहीं जाता कि मेरे पीछे की लोहे की सख्त कुर्सी चुपचाप एक आरामदायक सोफे प्लश आर्मचेयर में बदल चुकी है। मैं हाथ हिलाकर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करता हूं। तो तुम क्या जानना चाहते हो? लियो तुरंत डर के मारे सिमट जाता है। बाहर चर्चा है कि आप इस ग्रह के सबसे ताकतवर एबिलिटी यूजर हैं, और वो भी जिसने दुनिया को लगभग तबाह कर दिया था, द वर्ल्ड एंडर। मैं हंसे बिना नहीं रह पाता। इस प्लैनेट पर सबसे स्ट्रांग? ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन अफवाहों में एक चीज गलत है। मैंने दुनिया को लगभग तबाह नहीं किया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आती है। मैंने इसे एक बार पूरी तरह खत्म कर दिया था। ये सुनकर दोनों पीले पड़ जाते हैं। तुम शायद सोच रहे होगे कि अगर मैंने दुनिया उड़ा दी थी तो तुम यहां कैसे खड़े हो। सिंपल, उसे तोड़ने के बाद मैं बोर हो गया, इसलिए मैंने उसे वापस जोड़ दिया। लियो का गला सूखने लगता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसे देखता हूं। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। मैं चुटकी बजाता हूं। हमारे आसपास की जगह बदल जाती है। हवा में अनगिनत तस्वीरें तैरने लगती हैं। शुरुआत की कहानी। 20 साल पहले एक उल्कापिंड मीटियो पृथ्वी से टकराता है। एक हफ्ते बाद दुनिया भर में लोगों के अंदर हर तरह की शक्तियां जागने लगती हैं। पहले लोग हैरान और अनिश्चित थे, फिर उन्हें पता चला कि एक बार जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो 1000 में से एक मौका होता है कि आपकी कोई एबिलिटी जाग जाए। उस साल मैं 18 का हुआ। अपने जन्मदिन की मोमबत्तियां बुझाते समय मेरा सिर अचानक भिनभिनाने लगा। कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, फिर कुछ नहीं हुआ। जब तक मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन हुआ, किसी एबिलिटी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने पूरी तरह हार मान ली थी। सोचा था कि बस एक साधारण इंसान बनकर रहूंगा, जब तक मैं उससे नहीं मिला। LRA जैसे स्वर्ग से गिरा हुआ कोई तोहफा। वो मेरे पीछे आती, मुझे लाड़ प्यार करती, मुझे किसी राजा की तरह ट्रीट करती। मैं रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से उसके प्यार में पागल हो गया। उस समय मेरा दिमाग ठिकाने नहीं था। मुझे लगा वही मेरी पूरी दुनिया है। नहीं, LRA। इस पर जय, जो अब तक खामोश था, अचानक चिल्ला उठा। मैं उसकी तरफ देखता हूं। क्या तुम उसे जानते हो? ब्यूरो 7 की इक्का एस। जे हाँफते हुए कहता है, द नेमेसिस, वो जो बिना पलक झपकाए कत्ल कर देती है। मैं हंसता हूं। द नेमेसिस काफी बड़ा नाम है। अगर वो इक्का है तो हां, ये सही बैठता है। मेरी आवाज ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसी दिन मैंने उसका असली चेहरा देखा था। ग्रेजुएशन के दिन मेरी एबिलिटी आखिरकार जाग गई। और न केवल वो जागी, बल्कि मैं हर एक इंसान की एबिलिटी और उसकी रैंक देख सकता था। तो फिर असल में आपकी एबिलिटी क्या है? लियो दबे पांव सवाल पूछता है। मैं अपनी आंखें लियो पर टिकाता हूं और धीरे से मुस्कुराता हूं। बड़ी हिम्मत है तुझमें बच्चे। तुम्हारा डायरेक्टर ईथन, वो बुढ़ा हरामी, उसने अपना सब कुछ लगा दिया था, अपनी आखिरी बूंद तक, लेकिन मेरी एबिलिटी की एक छोटी सी डिटेल तक को छू नहीं पाया। और तुम्हें लगता है कि तुम बस अपना मुंह खोलोगे और मैं सब उगल दूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। लियो लगभग घुटनों पर आ जाता है।
उसे डर है कि कहीं मैं सिर्फ एक सोच से उसे धूल में ना मिला दूं। मैं अपना मूड बदलता हूं। यह कूड़ेदान जेल मुझे सड़ा रहा है। बोरियत कम करने के लिए दो जिंदा आत्माओं का मिलना दुर्लभ है। इसलिए मैं दरियादिली दिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा, मेरी एबिलिटी असल में बहुत आसान है। मैं किसी भी चीज के सार एसेंस को समझ सकता हूं और किसी भी एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में एक अक्षर कैरेक्टर बदल सकता हूं। दोनों मुझे खाली नजरों से देखते हैं। जे अपना सिर खुजलाता है और लियो को कोहनी मारता है। एक अक्षर बदलना, ये तो सुनने में उतना ताकतवर नहीं लग रहा। ये क्या है, कोई स्पेल चेकर? स्पेल चेकर? मैं अपना हाथ माथे पर रखता हूँ और आह भरता हूँ। सिर्फ शब्दों से बात नहीं बनेगी, देखना ही विश्वास करना है। चलो तुम दोनों को एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। मेरी नजर जय पर जम जाती है। तुमसे शुरू करते हैं। तुम्हारी एबिलिटी है इंस्टेंट किल, प्योर डिवोशन। यह किस तरह की बकवास है? जे अपनी उंगलियों को मरोड़ता है और अजीब तरह से हंसता है। हाँ, मुझे एकदम बेकार चीज मिली है। सॉरी कि आपको ये देखना पड़ रहा है। इस फालतू चीज की वजह से मैं ब्यूरो 7 में बस दिन भर की बोर्ड चलाता रहता हूँ। मेरे साथी कहते हैं कि मुझे इसके बजाय किसी डेटिंग शो पर जाना चाहिए। मैं अपनी हंसी रोकता हूँ। अपने आप को कम मत समझो। तुम्हारे उस डायरेक्टर ने तुम सबका ब्रेन वॉश कर दिया है। दिमाग सही रखो तो एक कमजोर एबिलिटी भी तगड़ा काम कर सकती है। अब लियो को ही ले लो। इसकी एबिलिटी है समन द डोमेन ऑफ फायर, इंसिनरेट ऑल। काफी विनाशकारी है। कम से कम ए रैंक तो होगी ही। लियो इतनी तेजी से सिर हिलाता है कि लगता है गिर जाएगा। आप जैसे लेजेंड के लिए क्या कहना। एक नजर में ही आपने मुझे पहचान लिया। मैं जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। मैं अपनी उंगली से इशारा करता हूं और कहता हूं, ठीक है लियो, दिखाओ मुझे क्या दम है तुम में। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, जे कमरे के दूसरी तरफ एक डरे हुए खरगोश की तरह भागता है। लियो आराम से, पूरी फैसिलिटी मत उड़ा देना। लियो अपने दांत पीसता है और आंखें जोर से बंद करता है। जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं। उसके शरीर से एक हिंसक किलिंग इंटेंट, मारने की इच्छा निकलती है। तभी उसकी अपनी छाती पर बंधी टाई से एक भीषण आग की लपट निकलती है। गर्मी तुरंत चरम पर पहुंच जाती है। लियो की स्किन फटने लगती है। वो पूरी तरह आपा खो देता है और चिल्लाता है, ये मुझे जिंदा जला रहा है। वो पागलों की तरह अपनी टाई को झटकता है, उसे बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जादुई आग ऐसी नहीं है जिसे आप बस थपथपाकर बुझा दें। किस्मत से फायर यूजर होने के नाते उसके अंदर आग सहने की नेचुरल रेजिस्टेंस है, वरना अब तक वो पूरी तरह भुन चुका होता। हे भाई, पहले मूव कैंसिल तो कर। लियो होश में आता है और अपनी एबिलिटी बंद कर देता है। टाई पर लगी आग बुझ जाती है, लेकिन उसका पूरा ऊपरी हिस्सा जलकर चीथड़े हो चुका है। मैं राख से ढके लियो की ओर देखता हूं, चुटकी बजाने का नाटक करता हूं और उसके कपड़े तुरंत ठीक हो जाते हैं। देखा, यह मेरी काबिलियत एबिलिटी है। उस एक सेकंड में मैंने तुम्हारी एबिलिटी डिस्क्रिप्शन में बस एक कैरेक्टर बदल दिया और तुम्हारा अल्टीमेट मूव बन गया समन द टाई ऑफ फायर, इंसिनरेट ऑल। लियो का दिमाग पूरी तरह चकरा जाता है। कोने में दुबका हुआ जे सन रह जाता है। कोई चांस ही नहीं है। ये तो पागलपन है। मैं अपनी बात जारी रखता हूं। जिस पल मेरी एबिलिटी जागृत हुई, मैंने लायरा की शक्ति देख ली। उसकी पावर थी, हर बार जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को मारते हो जिसे तुमसे सच्चा प्यार हो गया हो, तो तुम्हारी अपनी शक्ति दोगुनी डबल हो जाएगी। उस पल मुझे समझ आया कि लायरा कॉलेज के दिनों से मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों थी। मुझे लगा मैं खुशनसीब हूं कि मुझे कोई ऐसा मिला जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकता हूं। लेकिन लायरा का असली मकसद मुझे प्यार में फंसाना था और फिर मुझे मारना। इस तरह उसे पावर बूस्ट मिलता। एक आम इंसान के शरीर से शुरुआत करके बस 5-6 ऐसी मौतों के बाद दुनिया की कोई भी चीज उसे छू तक नहीं पाती। लेकिन जब तक मुझे समझ आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही वो दिन था जब लायरा ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। उसने उस खाने में नशीली दवा मिला दी जो उसने खुद मेरे लिए पकाया था। जब तक मुझे एहसास हुआ, असर शुरू हो चुका था। लायरा चाकू हाथ में लेकर मेरे पीछे आई। मुझे दोष मत देना कई, खुद को दोष दो कि तुमने मुझसे इतना ज्यादा प्यार किया। जैसे ही मैं बेहोशी में जाने लगा, मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए मारना चाहती हो? सपने देखती रहो। फिर मैंने उसकी एबिलिटी में एक कैरेक्टर बदल दिया, डबल को बदलकर हाफ कर दिया। अगर वो अब मुझे मारती तो उसके पास जो है वो भी आधा रह जाता। मैं धुंधलके में मुस्कुराया। अगर तुम पूरी तरह बेकार नहीं होना चाहती तो मुझे अकेला छोड़ दो। लायरा को समझ आ गया कि मैंने क्या किया है और वो पूरी तरह पागल हो गई। कई, तुम कचरे के टुकड़े, तुमने मेरे साथ क्या किया? फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं कहीं दूर एक बड़े गड्ढे में फेंका गया था और मेरे बगल में एक आदमी अकड़ा हुआ पड़ा था।
पता चला कि वो भी लायरा के बैकअप टारगेट्स में से एक था और एक म्यूटेंट था जो मुंह से आग उगलता था। मैं हैरान था। लायरा वाकई बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। उसका असली प्लान था पहले मेरी बलि चढ़ाकर अपनी पावर डबल करना, फिर इस आग उगलने वाले को मारना। 2 लगातार मौतों से पावर 4 गुना हो जाती। अफसोस कि मैंने उस प्लान के परखच्चे उड़ा दिए। लायरा गड्ढे के किनारे खड़ी होकर हम पर चिल्ला रही थी, मांग कर रही थी कि मैं उसकी एबिलिटी पहले जैसी कर दूं, वरना वो हमें वहीं सड़ने के लिए छोड़ देगी। मैं ये सौदा कभी नहीं करने वाला था। वो हमें गालियां देकर चली गईं। हम उस गड्ढे में पूरे 20 दिनों तक बैठे रहे, इससे पहले कि कोई हमें बाहर निकालता। और हम सिर्फ उसकी वजह से मिले। वो ब्यूरो 7 का एक टेम्प वर्कर था। जब वो लापता हुआ तो उन्होंने सर्च टीम भेजी, वरना हम दोनों उस कीचड़ में सड़ जाते और किसी को परवाह भी नहीं होती। लियो ने पूछा, तो उन 3 हफ्तों तक बिना खाने और पानी के तुम जिंदा कैसे बचे? पूरे समय बारिश हो रही थी तो पानी हर जगह था। थोड़ा गंदा था पर काम चल गया। रही बात खाने की तो वो आसान था। मैंने आग उगलने वाले की एबिलिटी में थोड़ा सा बदलाव ट्वीक कर दिया। ब्रीथ फायर को बदलकर ब्रीथ हैम कर दिया। जय बीच में बोला, 20 दिन तक सिर्फ हम? तुम बोर नहीं हुए? कभी कभी मैं इसे और एक्साइटिंग बनाने के लिए बदल देता था। मैंने इसे ब्रीथ फायर ब्रेस्ड पॉक बेली कर दिया। दोनों को अपनी हकीकत समझने के लिए एक पल की जरूरत पड़ी। हमारे जिंदा बाहर निकलने के बाद ब्यूरो 7 ने फुर्ती दिखाई और लायरा को भर्ती कर लिया। मुझे भी भर्ती किया गया क्योंकि मेरी एबिलिटी जागृत हो गई थी। बेशक मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं बताई। लियो पूछता है, तुमने इसे छिपाने का फैसला क्यों किया? एस रैंक पोटेंशियल के साथ सच बताने पर तुम्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिलता है ना? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी राज मुझसे छिपा नहीं है। मेरी नजरों में हर एबिलिटी आसमान के एक सितारे की तरह है, कुछ चमकते हुए, कुछ धुंधले। लेकिन जब मैं उस नजर को खुद पर डालता हूं तो मुझे अपनी काबिलियत दोपहर के सूरज की तरह लगती है, असीम भारी। उसके सामने हर दूसरा सितारा फीका पड़ जाता है। जे खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी उतनी ताकतवर तो नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि ये दुनिया को तबाह कर सकती है। मैंने सवाल उसी पर घुमा दिया। तुम्हारे दिमाग में एक एबिलिटी को सबसे ताकतवर क्या बना? रिसर्च बताती है कि कॉन्सेप्ट टाइप एबिलिटीज सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। जय जवाब देता है। मैं सिर हिलाता हूं। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट टाइप एबिलिटीज साधारण लॉजिक को बाईपास कर देती हैं और सीधे रियलिटी के काम करने के तरीके को बदल देती हैं। जैसे हर बार सिक्का उछालने पर हमेशा हेड्स ही आए। बास्केटबॉल खेलो और दिन के तुम्हारे पहले 3 3 पॉइंटर्स कभी मिस ना हो। ये एबिलिटीज किसी नियम को नहीं मानती। ये खुद लॉजिक के लेवल पर काम करती हैं। इन्हें ब्लॉक करना नामुमकिन है, काउंटर करना नामुमकिन है। तुम्हारे उस बंदे को ही ले लो, द अनटचेबल। जब भी वो खतरे में होता है, कोई न कोई उसके पास अपने आप आ जाता है, कोई ऐसा जो उसे वहां से निकाल सके। उस एबिलिटी के साथ उसकी अपनी ऑफेंसिव पावर 0 है, फिर भी वो कई बार एस रैंक एबिलिटी यूजर्स के हाथों से फिसल गया और हर बार खुफिया जानकारी इंटेल लेकर निकल गया। कॉन्सेप्ट टाइप्स के बारे में यही बात सबसे डरावनी है। लेकिन क्या होगा अगर मेरी एबिलिटी उस लॉजिक को ही बदल दे? मेरे इस सवाल ने उन दोनों को गहरी खामोश में डाल दिया। ब्यूरो 7 ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था उस एबिलिटी यूजर को ढूंढना जिसने कभी मुझसे दुश्मनी की थी। वो भी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट टाइप था जो साये की तरह काम करता था। वो खुद को इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी कहता था। उसकी असल एबिलिटी थी, इस असली दुनिया, रियल वर्ल्ड के किसी भी साधन से उसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती या मारा नहीं जा सकता। ऐसी एबिलिटी 99% एबिलिटी यूजर्स को उसके सामने बिल्कुल बेबस कर देती है। पर बदकिस्मती से उस रात उसका सामना मुझसे हो गया। वो एक बार में मजे कर रहा था। वो अपना वही पुराना दिखावा कर रहा था, अपने ऊपर ड्रिंक्स डालना, खुद को आग लगा लेना और बिल्कुल बेअसर रहना। मैंने बस अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और उसकी एबिलिटी को बदल दिया। असली दुनिया के बाहर, आउटसाइड द रियल वर्ल्ड के किसी भी साधन से उसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती या मारा नहीं जा सकता। फिर वो उसी आग में जलकर मर गया जो उसने खुद लगाई थी। लियो थूक गटकता है। ये वाकई खौफनाक है। और हमने नोटिस किया है कि तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी ही एबिलिटी है। तुम्हारी बॉडी भी अविनाशी, इंडिस्ट्रक्टिबल लगती है। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी एबिलिटी है? जैसे किसी को मारने पर तुम उसकी एबिलिटी छीन लेते हो? मैं सिर हिलाता हूं। नहीं, मेरे पास सिर्फ यही एक है। उन्हें अभी भी उलझन में देखकर मैं आगे बोलता रहा। ब्यूरो 7 ज्वाइन करने के बाद मेरी एबिलिटी के अनिश्चित नेचर की वजह से मुझे ज्यादा अटेंशन नहीं मिला। उन्होंने मुझे बी रैंक दिया और एक सपोर्ट टाइप बैकएंड स्टाफ बना दिया। रही बात लायरा की, तो मैंने उसकी एबिलिटी को रिस्टोर किया था। उसकी एबिलिटी भी कॉन्सेप्ट टाइप है, जिसने ब्यूरो 7 का ध्यान खींचा।
उन्होंने उसे एक एस की तरह तैयार करना शुरू कर दिया और उसे एस रैंक रेटिंग दी। ब्यूरो 7 में हर कोई मेरे नाटक में फंस गया। हर कोई सिवाय एक इंसान के, तुम्हारा डायरेक्टर ईथन। ईथन, क्या तुम्हें पता है उसकी असल एबिलिटी क्या है? लियो जवाब देता है, डायरेक्टर की एबिलिटी दुश्मनों पर हमला करने के लिए जबरदस्त मेंटल फोर्स का इस्तेमाल करना है। मैं हंसता हूं। बेशक उसने तुम्हें सच नहीं बताया। उसकी एबिलिटी जबरदस्त मेंटल फोर्स से दूसरों के दिमाग को जबरदस्ती कंट्रोल करना है। वो सबकॉन्शियस लेवल पर किसी के भी विचारों को दोबारा लिख सकता है और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक झुका सकता है। वो ब्यूरो 7 में एस रैंक से नीचे के हर किसी को और ज्यादातर एस रैंक्स को भी कंट्रोल करता है, लेकिन वो मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए ईथन समझ गया कि मेरी एबिलिटी वैसी नहीं है जैसा मैं दावा कर रहा हूं। शायद ये कोई दूसरी ही एस रैंक एबिलिटी है। इसलिए उसने मुझे कंट्रोल करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। वो डोरियां हिलाने, पुलिंग स्ट्रिंग्स में माहिर है। चूंकि वो अपनी एबिलिटी से मुझ तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उसने मानवीय जुड़ाव, ह्यूमन कनेक्शन के जरिए मुझसे बॉन्ड बनाने की कोशिश की, एक इमोशनल ओपनिंग बनाने की कोशिश की ताकि वो अंदर घुस सके। उसके असर की वजह से ब्यूरो 7 के मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। मुझे वहां घर जैसा महसूस होने लगा। लायरा के धोखे से अभी उबरा ही था तो मैं पूरी तरह से उसमें बह गया। फिर ईथन दूसरी दुनिया से एक भयानक जीव खींच लाया और मेरे साथियों को उससे लड़ने भेज दिया। उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। उन्हें वहां गंभीर रूप से घायल और मरनासन हालत में देखकर मैं एक बार फिर अपनी इंसानियत के आगे हार गया। उन्हें बचाने के लिए मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और अपने हीलर टीममेट की एबिलिटी को मॉडिफाई कर दिया। उसे मामूली जख्मों को जल्दी भरने से बदलकर गंभीर जख्मों, क्रिटिकल वुंड्स को तेजी से ठीक करने में बदल दिया। सब बच गए। और तभी ईथन ने वाकई देखा कि मेरी एबिलिटी क्या करने के काबिल है। वो सीधे मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि मेरी एबिलिटी में असीम संभावनाएं, लिमिटलेस पोटेंशियल हैं, और उसने मुझसे साथ मिलकर एक नई शक्तिशाली दुनिया बनाने में मदद मांगी। मैंने मना कर दिया। रिजेक्ट होने पर ईथन ने मुझे जबरदस्ती कंट्रोल करने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैंने उसे खत्म कर दिया बिना पसीना बहाए। जय पूछता है, आपने डायरेक्टर को कैसे हराया? मैंने उसकी एबिलिटी को बदलकर दूसरों के अंडरवेयर को जबरदस्ती कंट्रोल करने वाली मेंटल फोर्स में बदल दिया, और जिस दिन हमारी लड़ाई हुई मैंने कुछ पहना ही नहीं था। दोनों सन रह जाते हैं। हार के बाद ईथन अपना आपा खो देता है। मेरी पूरी पावर बाहर निकालने के लिए वो उस दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल देता है। उस दिन करोड़ों जीव हमारे पूरे ग्रह पर उमड़ पड़ते हैं। वे जीव उस दूसरी दुनिया की पूरी एलीट फौज थे। उनमें से हर एक उतना ही ताकतवर था जितना ईथन ने पहले बुलाया था। ईथन मुझ पर चिल्लाता है, अगर तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगाओगे, अगर तुम एक मजबूत दुनिया बनाने में मेरी मदद नहीं करोगे, तो इसी के साथ जलकर राख हो जाओ। इतने सारे जीवों के सामने ईथन भी, जो उस समय दुनिया का सबसे ताकतवर एबिलिटी यूजर माना जाता था, बिल्कुल बेबस था। सारी उम्मीदें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। तो आपने उन्हें कैसे रोका? अब दोनों पूरी तरह कहानी में खो चुके हैं। मैंने नजर घुमाई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे पास सिर्फ यही एक एबिलिटी है, लेकिन तुम सबने मान लिया था कि ये उतनी पावरफुल नहीं है। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं क्यों। मेरी एबिलिटी है किसी भी चीज के सार, एसेंस को समझना, और किसी भी एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में एक अक्षर, कैरेक्टर को बदल देना। इसमें मेरी अपनी एबिलिटी भी शामिल है। बहुत समय पहले मैंने अपनी एबिलिटी को बदलकर किसी भी चीज से कोई भी एबिलिटी सीखना और किसी भी एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में एक अक्षर बदल देना कर लिया था। क्या? लियो दंग रह गया। मैंने ब्यूरो 7 की हर एक एबिलिटी पहले ही सीख ली थी, जिसमें सारे सपोर्ट टाइप्स भी शामिल थे। उदाहरण के लिए, एक इंसान की एबिलिटी थी किसी एबिलिटी यूजर की पावर 10 गुना बढ़ाना, जो जीवन में केवल एक बार इस्तेमाल हो सके। मैंने वो एबिलिटी सीखी और उसे बदलकर हर सेकंड में एक बार इस्तेमाल होने वाली बना दिया। फिर मैंने इसे खुद पर लगभग 180 बार इस्तेमाल किया। जब ये पूरा हुआ तो मुझे अपनी ताकत से खुद खौफ महसूस होने लगा। तो जब जीवों की वो अंतहीन लहर आई, मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। हर जीव और उसके साथ हमारी पूरी आकाशगंगा, गैलेक्सी धूल में मिल गई। अब तुम समझे मैंने क्यों कहा था कि अगर मैं वाकई कुछ करना चाहूं तो ब्यूरो 7 में कोई मुझे नहीं रोक सकता। लियो की आवाज कांपने लगती है। और फिर मैंने करोड़ों गुना बढ़ाई गई ताकत का इस्तेमाल करके टाइम रिवर्सल एबिलिटी एक्टिवेट की। मैंने पूरी गैलेक्सी को रिस्टोर कर दिया। फिर मैं ईथन के पास गया। कांपते हुए ईथन ने मुझसे पूछा कि मेरी असल एबिलिटी क्या है। मैंने उसे नहीं बताया। उस लेवल की पावर के बाद मेरा कोई दुश्मन नहीं बचा था, इसलिए मैंने ईथन और ब्यूरो 7 के कुछ सीनियर अफसरों को छोड़कर बाकी सबकी याददाश्त मिटा दी। इसीलिए तुम्हें इस बारे में कुछ याद नहीं है। मैंने लायरा को नहीं मारा, इसलिए नहीं कि मुझे अभी भी पुराने रिश्तों की फिक्र थी।
जिस लेवल पर मैं अब हूं वहां एक चींटी के विचार मायने नहीं रखते। मैंने उसकी एबिलिटी को बदलकर कर दिया। जब भी तुम किसी ऐसे इंसान को मारोगी जो तुमसे वाकई नफरत करता है, तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। इसने उसके आगे बढ़ने के पूरे तरीके को ही पलट दिया और इस तरह ब्यूरो 7 की एस नेमेसिस लायरा बनी। फिर मैंने खुद को ब्यूरो 7 के हेडक्वार्टर के नीचे सील कर लिया। ईथन जानता है कि मैं कितना खतरनाक हूं, इसलिए उसने दुनिया को बताया कि मैं वही हूं जिसने एक बार सब कुछ तबाह कर दिया था, द वर्ल्ड एंडर। यही वो पूरी कहानी है जिसे तुम जानते हो। लियो और जय काफी देर तक चुप रहे। मैंने उन्हें इस बात को समझने का वक्त दिया। फिर मैंने पूछा, मैं यहां 10 साल से सील हूं। ईथन ने तुम्हें मुझे ढूंढने भेजा है। ऊपर जरूर कुछ अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल हुआ होगा। लियो सिर हिलाता है। एक खौफनाक जीव सामने आया है। वो सब कुछ तबाह कर सकता है। डायरेक्टर ईथन भी उसे नहीं रोक पा रहे। इन शब्दों को सुनकर मैंने ऊपर देखा। उसी पल 10 साल से मेरे अंदर दबी हुई मेंटल फार्स पहली बार आजाद हुई, सतह को चीरती हुई आसमान में फैल गई और पूरे ग्रह को ढक लिया। अपनी इंद्रियों सेंसेस के जरिए मैंने देखा कि हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर के ठीक बाहर एक विशाल साया मंडरा रहा है, इतना गहरा और अंधेरा कि मेरी मेंटल फार्स भी उसे भेद नहीं पा रही थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया, फिर मेरा शरीर जमीन से ऊपर उठा। एक पल में मैं सतह पर था और हवा में तैरते हुए ईथन की तरफ बढ़ रहा था। 10 साल हो गए थे उसे आखिरी बार देखे। उसके बाल अब लगभग सफेद हो चुके थे। उसने मुझे देखा। उसके चेहरे के हाव भाव पेचीदा है। वो वापस आ गया है। मैं सिर हिलाता हूं। मुझे पता है कि वो उसी दुनिया एबिस से है जहां से वे जीव आए थे जिन्हें तुमने बुलाया था। 10 साल पहले मैंने उनकी पूरी एलीट फोर्स का खात्मा कर दिया था। वो शायद उस दुनिया का सबसे ताकतवर जीव है और वो हमारा पता लगाते हुए यहां तक पहुंच गया है। ईथन पूछता है, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? मेरी नजरें उस काले साए पर टिकी हैं। मेरी एबिलिटी उसे स्कैन करती है और उस जीव की एबिलिटी का विवरण, डिस्क्रिप्शन, वापस भेजती है। डिस्क्रिप्शन 9 प्रश्नवाचक चिन्ह। आओ, पहली बार मेरी एबिलिटी इस तरह फेल हुई थी। मेरा चेहरा सख्त हो जाता है। इसकी ताकत लगभग मेरे बराबर है। ये ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों को छूती है। मेरी एबिलिटी अभी इस पर पूरी तरह असर नहीं डाल सकती। ईथन तुरंत मेरे शब्दों का मतलब समझ जाता है। यानी तुम अभी भी इसे किसी हद तक प्रभावित कर सकते हो। मैं सिर हिलाता हूं। मुझे पहले कुछ टेस्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन इसे ज्यादा मत उकसाना। हमने देखा है कि ये अभी सो रहा है। जागने में लगभग 2 दिन लगेंगे, लेकिन अगर तुमने इसे गुस्सा दिलाया तो ये पहले भी जाग सकता है। मैंने सिर हिलाया। तो मैं बस इसे एक हल्का सा धक्का दूंगा। मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और उस साए की एबिलिटी के आखिरी प्रश्नवाचक चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह ऑफ में बदल दिया। साए की ताकत बहुत ज्यादा है, इतनी कि वो मेरी एबिलिटी को पीछे धकेल रही है। मुझे अपनी पावर तेजी से कम होती महसूस होती है। लगभग 10,000 कोशिशों के बाद आखिरकार मैं इसे कर लेता हूं। जैसे ही बदलाव होता है वो काला साया थोड़ा हिलता है, जैसे नींद में करवट ले रहा हो, और फिर शांत हो जाता है। लेकिन उस एक हरकत ने ब्यूरो 7 में भगदड़ मचा दी। ईथन ने सावधानी से पूछा, ऐसी प्रतिक्रिया के लिए तुमने क्या किया? मैंने गहराई से सोचा। अतीत में जब भी मैंने किसी एबिलिटी में बदलाव किया, अगर उसका व्याकरण, ग्रामर सही नहीं होता तो बदलाव फेल हो जाता था। लेकिन ये सफल रहा, जिसका मतलब है कि ये सही है। आज तक मैंने जितनी भी एबिलिटी स्कैन की हैं, उनके अंत में पूर्ण विराम पीरियड होता है। मैंने उसे एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ में बदल दिया, जिससे वाक्य का मतलब नहीं बदलना चाहिए था। इसका मतलब है कि जो मैंने स्कैन किया वे 9 प्रश्नवाचक चिन्ह कोई खराब डेटा नहीं है जिसे मैं पढ़ नहीं सकता। वे 9 शब्दों को दर्शाते हैं जिनका मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। अगर मैं ये पता लगा लूं कि उन 9 शब्दों का क्या मतलब है, तो मैं इसकी एबिलिटी को बदलकर इसे हरा सकता हूं। लेकिन वे शब्द क्या हैं, ये कैसे पता चलेगा? मैंने अपनी एबिलिटी और अपनी सारी समझ ईथन के साथ शेयर की। वो खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, इन सभी सालों में मैं बस अंदाजा लगा रहा था। डबल एबिलिटी, शायद ट्रिपल। कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ होगा। ईथन मुझे घूरता है। अगर तुमने उस वक्त मेरी बात सुनी होती, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल हमारे लोगों को मजबूत बनाने के लिए किया होता, तो इन 10 सालों में हम एक बहुत ताकतवर ब्यूरो 7 बना चुके होते। शायद आज हम इतने बेबस नहीं होते। मैं ईथन की ओर मुड़ा। मैं 10 साल से नीचे सो रहा था। फिर भी जब मैं वापस आया तुम बिल्कुल नहीं बदले। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुमने उस जीव को पहली बार यहां बुलाया ही न होता, तो आज का ये खतरा हमें ढूंढते हुए कभी ना आता? तुम कुछ नहीं समझते। ईथन की आवाज ऊंची हो जाती है। शायद मैं ही आज के इस जीव को यहां लाया हूं, लेकिन क्या तुमने डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के बारे में सुना है?
क्या होगा अगर कल किसी दूसरी दुनिया का कोई जीव अचानक हमें ढूंढ ले और हमारे पास उसे रोकने की ताकत न हो? क्या तब भी तुम मुझे ही दोष दोगे? कमजोरी ही असली पाप है। अगर तुम खुद को मजबूत नहीं करते तो असली संकट आने पर सिर्फ मौत ही तुम्हारा इंतजार करेगी। मैं एक पल के लिए शांत रहा। शायद तुम सही हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने उसकी कनपटी पर उंगली रखी। जानकारी का एक विशाल सैलाब ईथन के दिमाग में भर गया। पिछले 10 सालों में मैंने खुद को सील कर लिया था, अपने ही सपनों में कैद। उन सपनों में मैंने तुम्हारे रास्ते पर चलकर देखा। मैंने सिमुलेशन चलाए, मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके हमारे ग्रह की ताकत को तेजी से बढ़ाना और उसके हर मुमकिन नतीजे। 1 अरब सिमुलेशन। एक बार भी हमारा ग्रह 100 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया। ईथन की आंखें सदमे से भर गईं। यह कैसे संभव है? मैं आह भरता हूं, क्योंकि मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके दूसरों को ताकतवर बनाना एक विकृत सभ्यता, वॉर्प्ड सिविलाइजेशन को जन्म देता है। वे उस ताकत को नहीं संभाल सकते जो अचानक मिल जाती है। वे अराजक और क्रूर हो जाते हैं। हर इंसान अपना विश्वास और जुड़ाव खो देता है, क्योंकि ये चीजें केवल समय और अनगिनत बलिदानों से ही हासिल की जा सकती हैं। हर वो सभ्यता जो अचानक मिली ताकत पर खड़ी होती है, अंदर से खुद को तबाह कर लेती है। बिना किसी विश्वास के वो ढह जाती है। इसीलिए मैंने इस दुनिया की रफ्तार बढ़ाने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। मैंने ईथन की आंखों में आंखें डालकर शब्द दर शब्द कहा, 10 साल पहले तुमने मुझसे पूछा था कि मेरी जैसी ताकत होने पर भी मुझे किस बात से डर लगता है। मैं तुम्हें अब बता सकता हूं कि असली डर एबिलिटी से नहीं लगता। असली डर उस वहशीपन और अराजकता से लगता है जो बहुत तेजी से मिली ताकत के बाद आती है। वो इस दुनिया की आखिरी उम्मीद को भी खत्म करने के लिए काफी है। मेरा मुक्का ईथन की छाती पर लगा। तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें ताकत दे रहा हूंगा? गलत। मैं पेंडोरा बॉक्स खोल रहा हूंगा। ईथन पूछता है, क्या तुम्हारे पास इससे निपटने का कोई तरीका है? ये 2 दिन में जाग जाएगा। सामान्य हालातों में मैं इसे 2 दिन में नहीं कर सकता। उन 9 शब्दों को सुलझाते समय इसे परेशान किए बिना तो बिल्कुल नहीं। और मैं इसे जागते हुए महसूस कर सकता हूं। इसकी ताकत कदम दर कदम बढ़ रही है। मेरा मन कहता है कि अगर ये पूरी तरह जाग गया तो इसकी ताकत मेरी ताकत से भी ज्यादा हो सकती है, और उस मोड़ पर मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। तुमसे भी ज्यादा ताकतवर? वो किस लेवल की बात है? क्या तुम खुद को फिर से वही 10 गुना पावर बूस्ट वाली एबिलिटी देकर आगे नहीं बढ़ सकते? जब कोई चीज ब्रह्मांडीय नियमों, यूनिवर्सल रूल्स के स्तर पर काम करती है तो सिर्फ कच्ची ताकत, रॉ पावर, सिर्फ नंबरों से जीत नहीं मिलती। भले ही मेरी एबिलिटी 2 गुनी पावरफुल हो जाए, लेकिन जब तक मैं उन नियमों, रूल्स के स्तर पर मजबूत नहीं होता, तब तक कुछ मायने नहीं रखता। और वो जीव जरूरी नहीं कि मुझसे ज्यादा ताकतवर ही हो। मैं उसे इसलिए नहीं हरा पा रहा हूं क्योंकि वो अज्ञात, अननोन है। अगर मैं उसके नियमों को समझ लूं तो उसे हराना नामुमकिन नहीं होगा। मैंने ईथन की ओर देखा। मेरे पास अभी भी एक आखिरी पत्ता बचा है जिसे मैंने नहीं खेला। अब सब कुछ दांव पर लगाने का वक्त है। मैंने अपनी एबिलिटी में किए गए बदलाव को वापस लिया। वो अपने असली रूप में आ गई। किसी भी चीज के सार को समझना और किसी भी एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में एक अक्षर को बदल देना। फिर मैंने इसे दोबारा एक्टिवेट किया और इसे बदलकर कर दिया। किसी भी चीज के सार को समझना और किसी भी एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में 10 अक्षरों, कैरेक्टर्स को बदल देना। ईथन फटी आंखों से मुझे देखता रह गया। तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? फिर मैंने उस साये की एबिलिटी के उन 9 प्रश्नवाचक चिन्हों को निशाना बनाया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुझे दिखाओ कि तुम असल में क्या हो। जैसे ही मेरी एबिलिटी चली, वो काला साया फूट पड़ा। एक जबरदस्त ताकत पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। वो साया हिलने लगा और फैलकर एक विशाल मुंह बन गया, और उसने पहला अक्षर, सिलेबल, जपना शुरू किया। जैसे ही वो आवाज गूंजी, पूरा ब्रह्मांड ढहने लगा। मेरा दिमाग पूरी तरह केंद्रित हो गया। मैंने अपनी एबिलिटी को बाहर की ओर फेंका, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ढाल बनाई और उस साये की ताकत को लॉक कर दिया। मेरे नियमों में बंधे होने के कारण वो सिर्फ मंत्र जपता रह गया। उसकी एबिलिटी, वो सिर्फ पावरफुल नहीं थी, वो इस तरह पावरफुल थी जो इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए थी। उसकी हर हरकत अपने खुद के नियमों का इस्तेमाल करके इस ब्रह्मांड के ताने बाने, फैब्रिक को चीर रही थी। धीरे धीरे मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आने लगीं। पहली बार इस जीव ने मुझे दबाव महसूस कराया। आखिरकार जैसे ही मैं टूटने वाला था, उस साये ने आखिरी अक्षर जपना पूरा किया। फिर वो साया हिंसक होने लगा, मथने लगा और जागने लगा। ईथन मुझे संभालने के लिए दौड़ा। क्या तुम ठीक हो? उसने क्या कहा? मैंने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। एबिस, एबिस को धारण करो, सबको नष्ट कर दो। मैंने एक लंबी सांस ली। क्या जीव है ये! खुद एबिस की जीती जागती इच्छा है। अफसोस की बात है,
मुझे 10 साल और मिल जाते तो मेरे नियम उसके नियमों से कम नहीं पड़ते, लेकिन अभी उसके नियमों को जबरदस्ती बाहर निकालने में मेरी अपनी रूल फोर्स की आखिरी बूंद तक खत्म हो गई है। मेरी एबिलिटी फिर से वापस अपने पुराने रूप में आ गई है, किसी भी चीज के सार को समझना और एक अक्षर बदलना। और जब तक मेरी रूल फोर्स वापस नहीं आती, मैं अपनी एबिलिटी सिर्फ एक आखिरी बार इस्तेमाल कर सकता हूं। ईथन ने घबराकर पूछा, तुम्हारी रूल फोर्स रिकवर होने में कितना समय लगेगा? करीब 10 दिन। ईथन के चेहरे पर निराशा छा गई। तो फिर वक्त नहीं बचा है, वो जागने ही वाला है। तुम्हें अभी यहां से निकलना होगा। तुम्हारे पास अभी भी वे दूसरी एबिलिटीज हैं, वे इससे लड़ने के लिए काफी नहीं होंगी, लेकिन इस दुनिया को छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। एक बार तुम्हारी रूल फोर्स वापस आ गया है, वापस आओ और इसे खत्म करो, हमारा बदला लो, फिर हमें वापस ले आओ। मैं अपना सिर हिलाता हूं। इसके रूल्स भी मेरे ही लेवल के हैं। अगर मैं रिकवर होकर वापस आकर इसे मार भी दूं, तो भी मैं उन लोगों को वापस नहीं ला सकता जिन्हें इसके रूल्स ने मारा है। एथन की आंखों में मायूसी और गहरी हो जाती है। तो कम से कम जितने लोगों को हो सके यहां से ले जाओ। इस दुनिया को छोड़ दो। हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन की लॉ को जिंदा रखो। मैं ब्यूरो 7 को लीड करूंगा और जब तक हो सके इसे रोक कर रखूंगा। एथन की आंखें पक्की हो जाती हैं। इस बार मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। बस एक गुजारिश है, अपने तरीके से हमारी सभ्यता की मदद करना। इसे शुरुआत से सुरक्षित बढ़ने देना और फिर फलने फूलने देना। हमारी सभ्यता अमर रहे। मैं मुस्कुराता हूं। मुझे खुशी है कि तुमने आखिरकार अपनी पुरानी सोच को छोड़ दिया। तुम चीजों को मेरे नजरिए से देखने लगे हो, लेकिन फिक्र मत करो, आज का दिन अभी भी बदल सकता है। एथन के हाव भाव बदलते हैं। तुम्हारी एबिलिटी अब सिर्फ एक बार और इस्तेमाल हो सकती है। भला एक बार में उस चीज के खिलाफ क्या हो सकता है? मैं मुस्कुराया। भले ही एक बार इस्तेमाल हो, पर है तो ये रूल्स के लेवल की एबिलिटी। और जब रूल्स की बात आती है तो कोई चीज कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसे मानना ही पड़ता है। एथन, क्या तुम्हें मार्कस की एबिलिटी याद है? एथन के चेहरे पर कुछ हलचल होती है। मार्कस, हाँ, उसकी एबिलिटी। जब भी वो किसी मुसीबत में होता है, कोई न कोई उसके पास आ जाता है, कोई ऐसा जो उसे बचा सके। मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल, उसकी एबिलिटी कॉन्सेप्ट लेवल पर काम करती है। मेरे शरीर में अभी भी जितनी भारी एबिलिटी फोर्स बची है, उसके साथ मिलकर ये विल ऑफ द अबिस पर भी असर डाल सकती है। मैंने तब उसकी एबिलिटी कॉपी की थी, जिसका मतलब है कि आज के इस क्राइसिस में कोई यहां पहले से मौजूद है, कोई ऐसा जो सब कुछ पलट सकता है। हमें बस उसे ढूंढना है। एथन की आंखों में चमक वापस आती है। लेकिन वो है कौन? मैं मुस्कुराता हूं। मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। दोनों ने राहत की सांस ली। अब जे हमारी बातचीत के लिए जमीन से दर्जनों मील नीचे पहुंचा ही था, और तभी मैं सीधा सतह सरफेस पर आ गया एबिस का सामना करने। तो जे लिफ्ट से ऊपर आने में फंसा हुआ है, जिसे आने में 1 घंटा लगेगा। तभी बिना किसी वार्निंग के मैं उसे टेलीपोर्ट करके सीधे अपने पास ले आता हूं। मैं फटी आंखों से देख रहे कंफ्यूज्ड जे की तरफ देखता हूं। जे, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे डायरेक्टर हमेशा क्या कहते थे? कोई भी एबिलिटी बेकार नहीं होती, हर किसी का चमकने का वक्त आता है। जे, आज तुम हमारे लकी चार्म हो। आज दुनिया बचाने की तुम्हारी बारी है। जे की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एथन को देखा, फिर मुझे, और फिर क्षितिज पर उस मंडराते हुए मलबे को देखा, द विल ऑफ द अबिस। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, आप चाहते हैं कि मैं उस चीज से लड़ूं? मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। जे, जाओ और उसे खत्म कर दो। जे का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसी पल विल ऑफ द अबिस पूरी तरह जाग जाता है। वो दहाड़ता है और हमारे प्लैनेट की तरफ बढ़ता है। मैं काफी समय बाद आखिरी बार अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता हूं और जे की एबिलिटी को इंस्टेंट किल में मॉडिफाई कर देता हूं। एक जबरदस्त फोर्स जे को लपेट लेती है और उसे एबिस की तरफ लॉन्च कर देती है। वो खौफनाक विल ऑफ द अबिस ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने अपने शिकारी को देख लिया हो। पल भर में वो राख बन जाता है। सब खत्म होने के बाद मैं फिर से सबकी यादें मिटा देता हूं, सिवाय एथन, ब्यूरो 7 के कुछ सीनियर अफसरों और जे के। बेशक मैंने अपनी एबिलिटी वाला हिस्सा मिटा दिया ताकि दुनिया को बस इतना याद रहे कि एक क्रिएचर ने हमला किया था। एथन ने ब्यूरो 7 को लड़ने के लिए लीड किया, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। ब्यूरो 7 के पास जमीन के नीचे कैद वर्ल्ड एंडर को आजाद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वर्ल्ड एंडर और उस क्रिएचर के बीच टक्कर हुई। दोनों तबाह हो गए और उसी पल जे नाम के एक अनजान जूनियर एजेंट को मौका मिला और उसने उसे खत्म कर दिया। मैं एथन की तरफ देखता हूं। मेरे सपनों में वो 10 साल के सिमुलेशन सिर्फ ये जानने के लिए नहीं थे कि क्या गलत होता है, वो आगे का रास्ता ढूंढने के लिए थे। मैंने तुम्हें हर नाकाम रास्ता दिखा दिया है, अब बाकी तुम्हारे हाथ में है।
हमारी सभ्यता को महानता की ओर ले जाओ। मैं जे की तरफ देखता हूं और उसे इशारा करता हूं। एबिस को हराने की वजह से उसे ब्रह्मांड से इनाम मिल चुका है। उसकी एबिलिटी अब इवॉल्व्ड। अब यह सिंपल है, डीमन स्लेयर। अगले ही पल मेरा शरीर इस दुनिया की सीमाओं को तोड़कर एबिस अबिस की ओर निकल जाता है। एक ऐसा लोक जो हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस दुनिया को अब मेरी जरूरत नहीं है। एक सच में ताकतवर सभ्यता अंदर से विकसित होती है। हर इंसान अपनी शर्तों पर मजबूत बनता है। उन्हें मेरे जैसे किसी की जरूरत नहीं है जो एक पल में सब कुछ खत्म कर दे। जब संकट आए तो उनमें से हर कोई अपना हीरो खुद बन सके। जिस दिन विल ऑफ द अबिस राख में बदल गया, उसे जेनेसिस डे के नाम से जाना गया। वर्ल्ड एंडर पूरी तरह गायब हो गया। जो बचा था वो थी एक बिखरी हुई दुनिया जो किसी तरह बच गई थी, और उन खंडहरों पर खड़ा पूरी इंसानियत की दीवानी निगाहों के बीच जे था, जो कभी ब्यूरो 7 का सबसे मामूली चेहरा हुआ करता था। कृपया हमारे दुनिया को बचाने वाले महानतम एबिलिटी यूजर डेमन स्लेयर जे का स्वागत करें, जो अब अपना संदेश देंगे। स्पॉटलाइट्स ब्लेड की तरह जे पर पड़ती हैं। नीचे हजारों लोग चीयर कर रहे हैं। अनगिनत कैमरे उस पर टिके हैं। जे एक फीकी मुस्कान लाता है और पीआर टीम द्वारा तैयार की गई स्क्रिप्ट को मशीन की तरह पढ़ने लगता है। जब ये खत्म होता है तो जे अपनी जान बचाकर भागने वाले आदमी की तरह ब्यूरो 7 के अंडरग्राउंड कोर बेस में घुस जाता है। उसके पैर जवाब दे जाते हैं। वह दीवार के सहारे टिककर बैठ जाता है। फिर से सब गड़बड़ कर दिया। धुंधले कमरे में डायरेक्टर एथन व्हीलचेयर पर बैठे अपने चश्मे को ऊपर कर रहे हैं। जिस दिन एबिस आया था, एथन ने अपनी मेंटल फोर्स को उसकी हद से पार धकेल दिया था। तब से उनका शरीर तेजी से गिरने लगा है। वो अपनी उम्र से 20 साल बड़े दिखते हैं। जे एक कड़वी हंसी हंसता है। वो उस आलीशान आर्मचेयर की ओर जाता है जहां कभी कई बैठा करता था, लेकिन उस पर बैठने की हिम्मत नहीं करता। वो बस थक कर उसके बगल में फर्श पर बैठ जाता है। डायरेक्टर, मैं मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा हूं। आज ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक एबिस इन्फेक्टेड म्यूटेंट दिखा था। मेरा डेमन स्लेयर उसे मारने में लगभग फेल हो गया था। जे हताशा में अपने बाल पकड़ लेता है। उन सीनियर के जाने से पहले यूनिवर्स ने मुझे डेमन स्लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि इस एबिलिटी की एक लॉजिक लिमिट है। इसे काम करने के लिए टारगेट का सच में डेमन होना जरूरी है। विल ऑफ द अबिस जैसी चीज के लिए जो सिर्फ शुद्ध बुराई थी, ये परफेक्ट काउंटर है। लेकिन अगर टारगेट कोई फिजिकल जीव है या कोई नेचुरल डिजास्टर जिसमें कोई बुरा इरादा नहीं है, तो मेरी एबिलिटी का असर बहुत कम हो जाता है। जिस दिन लोगों को पता चला कि मैं एक सुनामी को भी 2 हिस्सों में नहीं काट सकता, ये मसीहा वाला झूठ बिखर जाएगा। एथन काफी देर तक खामोश रहते हैं। वो उस नौजवान को देखते हैं जिसे उस मुकाम पर बिठा दिया गया था जिसे उसने कभी मांगा ही नहीं था। अंदर ही अंदर वो एक ठंडी सांस लेते हैं। वो आदमी सही था। बिना किसी बुनियाद के बहुत जल्दी मिली ताकत एक आपदा होती है। जे, याद रखना, एथन की आवाज फटी हुई है लेकिन स्थिर है। वह आदमी सब कुछ आसानी से मिटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे लिए ये झूठ छोड़ा, हमें धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी को एक मानसिक राहत, साइकोलॉजिकल बफर देने के लिए। इंसानियत उस बच्चे की तरह है जो अभी चलना सीख रहा है। अगर तुम उन्हें अभी बता दोगे कि जंगल ऐसे जीवों से भरा है जो उन्हें जिंदा खा जाएंगे, तो वे डर के मारे जम जाएंगे। तुम्हारा काम अभी एक बिजूका स्केरक्रो बनना है। बाहर वालों को डराओ और अंदर वालों को शांत रखो, जब तक ब्यूरो 7 अपनी खुद की ताकत खड़ी नहीं कर लेता। तभी पूरे अंडरग्राउंड बेस में एक तीखा लाल अलार्म गूंज उठता है। डायरेक्टर, कुछ हुआ है? लियो लड़खड़ाते हुए कमरे में आता है। यह लायरा है। उसने नॉर्थ हेवन सिटी में कत्लेआम मचा दिया है। कमांड रूम की मेन स्क्रीन पर तबाही का मंजर लाइव दिख रहा है। जो कभी एक फलता फूलता शहर था, वो अब आग की दीवार बन चुका है। उस तबाही के ऊपर लिरा हवा में मंडरा रही है। उसकी आंखें ठंडी और पागलपन से भरी हैं। एक साधारण से इशारे के साथ एक अदृश्य ताकत एक गगनचुंबी इमारत को 2 हिस्सों में काट देती है। आम लोग चीखते हुए मर रहे हैं। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? जे झटके से खड़ा होता है। वो ऐसा क्यों करेगी? एबिस को तो अभी भगाया गया है। एथन स्क्रीन को गौर से देखते हैं। उनकी धुंधली आंखों में कुछ ठंडा सा चमकता है। उसका दिमाग खराब नहीं हुआ है। वो खुद को गढ़ फॉर्जिंग रही है। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। क्या तुम भूल गए कि उसकी एबिलिटी को किसमें बदला गया था? हर बार जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को मारते हो जो तुमसे नफरत करता है, तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एक ठंडी आह भरते हुए लियो की आवाज कांपने लगती है।
तो वो जानबूझकर ये नरसंहार मैसेकर कर रही है ताकि पूरी इंसानियत उसके खिलाफ हो जाए। ऑनलाइन तो गुस्सा पहले से ही हर जगह फैला हुआ है। नॉर्थ हेवन में जो लाखों लोग बच गए हैं वे उसे फाड़ देना चाहते हैं। उन्हें उसका खून चाहिए, और अगर वो उन सबको अभी मार देती है, उन सबको जो उससे नफरत करते हैं, तो उसकी पावर एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ जाएगी। ईथन आगे कहता है, अगर वो 10 लाख ऐसे लोगों को मारती है जो उससे दिल से नफरत करते हैं, तो उसे जो बूस्ट मिलेगा वो होगा 2,1000,000। ये नंबर इतना बड़ा है कि पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। स्क्रीन पर लायरा की नजर एक ड्रोन कैमरे पर पड़ती है। वो लेंस की तरफ मुड़कर एक धीमी और डरावनी मुस्कान देती है। डीमन स्लेयर को मेरे पास भेजो, वरना कल मैं एक और शहर राख कर दूंगी। इंटरनेट पर धमाका हो जाता है। पूरी दुनिया जय का नाम जप रही है, उस तथाकथित भगवान से भीख मांग रही है कि वो इस मॉन्स्टर को वैसे ही खत्म कर दे जैसे उसने विल ऑफ द अबिस को किया था। जे एग्जिट हैच पर खड़ा है, उसके हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे। डायरेक्टर जे पीछे मुड़कर व्हीलचेयर पर बैठे ईथन को देखता है। जाओ, ईथन अपनी आंखें बंद करके कहता है। ये तुम्हारी दीवार है जिस पर तुम्हें चढ़ना है। याद रखना, एबिलिटी सिर्फ एक टूल है, जो उसे इस्तेमाल कर रहा है मायने वो रखता है। नॉर्थ हेवन सिटी के मलबे पर जे लायरा के सामने उतरता है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और एक लंबी सांस लेता है। उसकी एबिलिटी चमक उठती है, डेमन स्लेयर। उसके हाथ से रोशनी की एक तेज लकीर निकलती है जो सीधा लायरा के चेहरे की तरफ बढ़ती है। लेकिन जब रोशनी धुंधली होती है, लायरा वहां एकदम सुरक्षित खड़ी होती है। उसने उस रोशनी की आखिरी किरण को अपनी 2 उंगलियों के बीच बड़ी आसानी से पकड़ रखा था। इम्पॉसिबल! जे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सरप्राइज, नन्हे लकी चार्म। लायरा हंसती है। वो हंसी तेज और क्रूर है, लेकिन उसकी आंखों में जहर भरा है। तुम्हारी एबिलिटी का नाम डेमन स्लेयर है, लेकिन असल में एक डेमन डीमन होता क्या है? अब इस बाहर से आया हुआ एक शैतान था, लेकिन मैं एक इंसान हूं, इसी धरती पर पैदा हुई और पली बढ़ी। वो अपनी उंगलियों के बीच उस रोशनी को कुचल देती है। मैंने जो किया है वो किसी जानवर से भी बदतर हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से मैं सिर्फ एक क्रिमिनल हूं, एक विलन हूं। पर डेमन नहीं, तुम्हारे रूल्स मुझ पर लागू नहीं होते। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, लायरा गायब हो जाती है। अगले ही पल जे को अपने सीने में एक भयानक धमाका महसूस होता है। उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ता है, दर्जन भर टूटती दीवारों को चीरते हुए रुकता है। जे खून की उल्टियां करने लगता है। लायरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और उसके हर कदम के साथ उसकी ताकत और बढ़ती जाती है। देखा तुमने? सिर्फ उस एक हिट से ही ऑनलाइन हजारों लोगों ने मुझे कोसा और मेरी मौत की दुआ मांगी। मैं उसे महसूस कर सकती हूं, वो कभी न खत्म होने वाली ताकत। लायरा अपनी बाहें ऐसे फैलाती है जैसे कोई गिरता हुआ फरिश्ता हो। उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे उसने अपनी मर्जी से मेरी सेटिंग्स बदल दी। उसे लगा कि ये मुझे तोड़ देगा, लेकिन वो गलत था। उसी ने पैंडोरास बॉक्स खोला है। लायरा अपना पैर जे के सीने पर रखती है। अभी इसी वक्त पूरी दुनिया अपने भगवान को पैरों तले कुचले जाते हुए देख रही है। मुझे बताओ, जब उनकी उम्मीद टूटेगी तो नफरत में बदला हुआ वो डर, डिस्पेयर मुझे और कितना ताकतवर बना देगा। लाइव फीड दुनिया के हर कोने तक पहुंच रही है। हर शेल्टर में सन्नाटा और निराशा फैल जाती है। उठो! एक छोटा बच्चा अपनी स्क्रीन देखकर रोने लगता है। लीजेंड हार चुका है। अंडरग्राउंड बेस के अंदर कोई गिर पड़ता है। लियो की आंखें लाल हैं। वो बाहर जाने के लिए मुड़ता है। मैं बाहर जा रहा हूं। भले ही मेरी आग उसे मार न सके, लेकिन मैं समय तो खरीद सकता हूं। रुको! ईथन की आवाज किसी ब्लेड की तरह चुभती है। डायरेक्टर, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। वो नहीं मरेगा। ईथन की नजरें स्क्रीन पर जमी हैं। उसने व्हीलचेयर के हत्थों को इतनी जोर से पकड़ा है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई हैं। अगर धरती की सभ्यता सिर्फ एक नकली मसीहा के सहारे ही जिंदा रह सकती है, तो हम डार्क फॉरेस्ट में रहने के लायक नहीं हैं। उसे देखो, यह वो बदलाव है जिससे उसे खुद गुजरना होगा। ठीक उसी पल जब लायरा जे का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, आसमान काला पड़ जाता है। फिर उस काले आसमान पर ठंडी सिल्वर ब्लू लाइंस चमकने लगती हैं, जैसे पूरी धरती को एक विशाल ग्रिड पिंजरे में कैद कर लिया गया हो। लायरा ठिठक जाती है। वो अपनी आंखें सिकोड़कर ऊपर देखती है। आखिर ये क्या बला है? अंडरग्राउंड बेस के मॉनिटरिंग इक्विपमेंट अलर्ट से गूंजने लगते हैं। रिपोर्ट, डायरेक्टर, चांद से भी बड़ा एक मैकेनिकल फोर्ट्रेस पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट में आ गया है। मॉनिटर की आवाज डर से कांप रही है। डार्क फॉरेस्ट हंटर आखिरकार आ पहुंचा है। एक ठंडी सिंथेटिक आवाज एक साथ हर भाषा में ट्रांसलेट होकर धरती के हर इंसान के दिमाग में गूंजती है। इस स्टार सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स पर कॉन्सेप्ट लेवल एनर्जी
कॉन्सेप्ट लेवल एनर्जी का उतार चढ़ाव मिला है। सोर्स अब शांत है। ग्रह की सतह पर हाई थ्रेट विसंगति एनॉमली मिली है। टारगेट लायरा। थ्रेट असेसमेंट एक्सट्रीम। सफाई प्रोटोकॉल शुरू। 10 मिनट में डायमेंशनल स्ट्राइक होगी। ये स्टार सिस्टम मिटा दिया जाएगा। ये कोई मॉन्स्टर या डेमन नहीं है। यह एक बहुत ही एडवांस कॉस्मिक सभ्यता है जिसने धरती पर हुए उस अजीबोगरीब बदलाव को महसूस किया और एक क्लीनर भेज दिया। उनके लिए धरती को मिटाना उतना ही मामूली है जितना कीटनाशक का छिड़काव करना। लायरा के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तुम मुझे मारना चाहते हो? उसका गुस्सा एक मुस्कान में बदल जाता है। वो आसमान की ओर रॉकेट की तरह उड़ती है। अभी करोड़ों लोगों की नफरत मेरी ताकत बन रही है। भगवान हो या कोई और जो मेरे रास्ते में आएगा मरेगा। लायरा खून जैसी लाल रोशनी की लकीर बनकर एटमॉस्फेयर के पार उस मैकेनिकल किले की ओर बढ़ती है। वो एक मुक्का मारती है जिसमें इतनी ताकत है कि एक महाद्वीप कॉन्टिनेंट टूट जाए और वो किले की एनर्जी शील्ड से टकराता है। शॉकवेव अंतरिक्ष में फैल जाती है। धरती का वातावरण फट जाता है, लेकिन वो मैकेनिकल किला टस से मस नहीं होता। फिजिकल अटैक बेअसर। दुश्मन के एनर्जी सोर्स का विश्लेषण एनालिसिस किया जा रहा है। विश्लेषण पूरा हुआ। एनर्जी सोर्स इस ग्रह की आबादी की सामूहिक नफरत। काउंटर मेजर एनर्जी सोर्स को काट दो। किले की मुख्य तोप चमकती है। एक शांत और अदृश्य बीम धरती की ओर निकलती है। इसमें कोई विनाशकारी ताकत नहीं है, लेकिन जहां से भी ये गुजरती है हर इंसान का दिमाग परम शांति एब्सोल्यूट काम से भर जाता है। गुस्सा गायब, डर गायब, नफरत गायब। लायरा इसे खौफ के साथ महसूस करती है। उसके अंदर उमड़ता हुआ ताकत का सैलाब गायब होने लगता है। जिन लोगों को उससे नफरत थी उनकी भावनाएं ही छीन ली गई हैं। उसकी एबिलिटी एक ऐसी नदी बन गई है जिसका कोई सोर्स नहीं है। नहीं, मेरी पावर मुझे वापस दो। लायरा आसमान से सीधे नीचे गिरती है और मलबे में जा धंसती है। एक ऊंची सभ्यता द्वारा कुचले जाने का यही मतलब है। कोई बहस नहीं, कोई बातचीत नहीं। उन्होंने बस उसकी ऑपरेशनल लॉजिक को जड़ से काट दिया। एनर्जी सोर्स खत्म। फाइनल इरेजर शुरू। 5 मिनट। धरती पर असली निराशा छा जाती है। क्या हम मरने वाले हैं? लियो फर्श पर ढह जाता है। द फाइनल स्टैंड। अभी हार मानने का वक्त नहीं आया है। ईथन खुद को व्हीलचेयर से बाहर खींचता है। पैर लड़खड़ा रहे हैं और धीरे धीरे बेस के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट कंसोल की तरफ बढ़ता है। डायरेक्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने एक बार कहा था, तारांकन एक सच में ताकतवर सभ्यता अंदर से बढ़ती है। हर इंसान अपने आप में मजबूत बनता है। इनटू ईथन अपनी मेंटल फोर्स को ग्लोबल ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से जोड़ता है। पूरी इंसानियत, मेरी बात सुनो। ईथन की टूटी हुई आवाज उसकी मेंटल फोर्स के जरिए हर सर्वाइवर के दिमाग में सीधे पहुंचती है। एलियन बीम के उस फोर्स काम को तोड़ते हुए। हमसे झूठ बोला गया था। कोई मसीहा, सेवियर कभी था ही नहीं। कोई भगवान नहीं है। वो आदमी जिसने कभी पाताल अबिस को मिटाया था, वो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका है। इन शब्दों पर पूरी दुनिया हिल जाती है। पहले से ही कमजोर मनोवैज्ञानिक बचाव, साइकोलॉजिकल डिफेंसेस लगभग पूरी तरह बिखर जाते हैं। मुझे पता है तुम टूट चुके हो, लेकिन ब्रह्मांड का यही सच है। कमजोरी ही असली पाप है। अगर हम अपनी पूरी प्रजाति का अस्तित्व किसी एक सुपर ह्यूमन या भगवान पर टिका देंगे तो हम हमेशा एक ग्रीन हाउस में पालतू जानवरों, पेट्स की तरह रहेंगे। भगवान चला गया है, ढाल चली गई है, आसमान गिर रहा है और हम ही अकेले हैं जो इसे थाम सकते हैं। ब्यूरो 7 के हर कॉम्बैट ऑपरेटिव, हर वो आम नागरिक जिसने कभी कोई एबिलिटी जगाई है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एबिलिटी आग उगलती है या पानी, या फिर तुम सिर्फ एक फूल उगा सकते हो। इसे बाहर निकालो। रैंक भूल जाओ, सरहदें भूल जाओ। अगर तुम कीड़े मकोड़ों की तरह कुचले नहीं जाना चाहते तो खड़े हो जाओ। मलबे के बीच जे खुद को घसीटते हुए पैरों पर खड़ा होता है। वो आसमान में चल रहे काउंटडाउन को देखता है, फिर पास ही पड़ी बेबस और कमजोर एलआरए को। जे एक खोखली हंसी हंसता है। अब डीमन स्लेयर का क्या फायदा? वो जो बाहर है वो कोई जीवित प्राणी भी नहीं है। वो एक प्रोग्राम है, एक मशीन है। ओए बेवकूफ इंसान। एक धीमी आवाज आती है। एलआरए मलबे पर खून थूकती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस दुनिया की देवी बनने की साजिशों में बिता दी। अगर दुनिया ही नहीं रही तो क्या फायदा? तो तुम यहां बस बैठे क्या कर रहे हो? जे पलके झपकाता है। तुम्हारी वो बेकार सी एबिलिटी, वो राक्षसों को मारती है ना? एलआरए की आंखें ठंडी और पैनी हो जाती हैं। चूंकि वो चीज एक मशीन है, उसके पास राक्षस होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं उसे एक राक्षस बनाने जा रही हूं। एलआरए जय का हाथ पकड़ती है। सुनो, मेरी एबिलिटी सिर्फ पैसिव पावर बूस्टिंग नहीं है,
मैं वो सारी नफरत, हेट्रेड भी ले सकती हूं जो मैंने इकट्ठा की है और उसे एक ही बार में एक टारगेट में डाल सकती हूं। जे की आंखें फैल जाती हैं। तुम्हारा मतलब? बिल्कुल वही। उस मशीन ने इंसानियत की नफरत को काट दिया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी लाखों लोगों की शुद्ध दुर्भावना, प्योर मैलिस जमा है। अगर मैं वो सब उस किले के सेंट्रल कंट्रोल कोर में डाल दूं तो वो भावनाहीन मशीन उस द्वेष के करप्शन के नीचे एक असली ईविल इंटेंट विकसित कर लेगी। वो सिर्फ प्रोटोकॉल चलाने वाली मशीन नहीं रहेगी, वो एक राक्षस बन जाएगी जो अपनी मर्जी से मारना चाहता है। जे तुरंत समझ जाता है, लेकिन इसके लिए पॉइंट ब्लैंक रेंज चाहिए होगी। मुझे बिल्कुल उसके पास जाना होगा, और मेरी अभी की हालत में बिना किसी बूस्ट के मैं करीब पहुंचने से पहले ही चिथड़े हो जाऊंगा। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। एक जोरदार आवाज गूंजती है। मलबे पर लियो दिखाई देता है और उसके साथ हजारों राख से सने हुए आम लोग खड़े हैं, साधारण एबिलिटी यूजर्स। लियो का आग का डोमेन ऊपर की तरफ हवा अपड्राफ्ट पैदा कर सकता है। मेरी ग्रेविटी रिवर्सल तुम्हारी स्पीड बढ़ा सकती है। मेरी एब्सोल्यूट शील्ड सिर्फ 1 सेकंड टिकती है, लेकिन मैं सबसे आगे रहकर पहला वार झेलूंगा। एक बड़े घावों वाले आदमी ने अपना सीना ठोकते हुए कहा। जे उन सबको देखता है। उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं। अब किसी को परवाह नहीं कि वो भगवान है या नहीं, लेकिन इस वक्त उनमें से हर एक अपना खुद का हीरो है। ठीक है, जे अपनी बगल में रखी तलवार निकालता है। सब मेरे पीछे आओ। सब कुछ एक ही पॉइंट पर फोकस करो। फाइनल इरेजर काउंटडाउन 30 सेकेंड। धरती की सतह पर हर रंग की रोशनी जलने लगती है। हजारों छोटी छोटी व्यक्तिगत शक्तियां एक ही धारा में मिल रही हैं। आग, हवा, टेलीकिनेसिस, एंटी ग्रेविटी। अनगिनत शक्तियां जो कभी हंसी का पात्र और कमजोर लगती थीं, ईथन के आखिरी शब्दों से जाग उठीं। विनाश के कगार पर एकजुट होकर उन्होंने एक ऐसा तालमेल, हार्मनी बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हजारों एबिलिटी यूजर्स ने अपनी जान और ताकत से आसमान की तरफ एक रास्ता बनाया जो सीधे वायुमंडल एटमॉस्फेयर के पार जा रहा था। जाओ। जय और एलआरए उस रास्ते पर कदम रखते हैं। उनके चारों ओर वो किला इंटरसेप्शन बीम की बारिश कर रहा है। एबिलिटी यूजर्स लगातार गिर रहे हैं, या तो उनकी ताकत खत्म हो रही है या वो दुश्मन की आग की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन नए लोग तुरंत उनकी जगह ले लेते हैं, आसमान का वो रास्ता खुला रखते हुए। बिल्कुल पागल लोग हैं। एलआरए उन आम लोगों को उन्हें बचाने के लिए मरते हुए देखती है। उसके सीने में कुछ जो बहुत समय से ठंडा पड़ा था, बिना किसी चेतावनी के धड़कता है। काउंटडाउन 10 सेकेंड। भारी बलिदान के बाद वे दोनों आखिरकार किले के कोर इंजन तक पहुंच जाते हैं। अब जे दहाड़ता है। बिना किसी हिचकिचाहट के एलआरए अपने दोनों हाथ किले की ठंडी धातु पर दे मारती है। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं। इसे निगल लो। लाखों लोगों की इकट्ठा की गई नफरत उसके हाथों से एक वायरस की तरह निकलती है और किले के लॉजिक कोर में भर जाती है। किले पर जो पहले शुद्ध नीली रोशनी थी, अब उसमें गहरे लाल रंग की नसें, क्रिम्सन वेन्स धड़कने लगती हैं। पहली बार वो ठंडी मशीनी आवाज लड़खड़ाती और बिगड़ने लगती है। वार्निंग, लॉजिक कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड, लीथल डिजायर आइडेंटिफाइड, इरेजर प्रोटोकॉल अपडेटेड, टॉर्मेंट एंड डिस्ट्रॉय। ये करप्ट हो चुका है। जे की आंखें चमकती हैं और उसी पल उसकी एबिलिटी पागलों की तरह धड़कने लगती है। द फाइनल ब्लो, द फाइनल ब्लो। टारगेट लॉक्ड। डेमन कन्फर्म्ड। डीमन स्लेयर। जे अपनी पूरी फाइनल स्टैंड। अभी हार मानने का वक्त नहीं। द फाइनल ब्लो, द फाइनल ब्लो। टारगेट लॉक्ड। डेमन कन्फर्म्ड। डीमन स्लेयर। जे अपनी पूरी ताकत के साथ वार करता है। रोशनी की एक शानदार लहर फूटती है जो अंतरिक्ष को चीरते हुए उस करप्ट हो चुके मैकेनिकल फोर्ट्रेस के कोर में जा घुसती है। एक ऐसा धमाका होता है जो आत्मा तक को झकझोर देता है। वो विशाल किला जो चांद से भी बड़ा था, अंतरिक्ष में ही चिथड़े चिथड़े हो जाता है। 5 साल बाद, 5 years later, धरती की सतह पर अभी भी तबाही के निशान हैं। कई शहर अभी भी दोबारा बसाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये वो कमजोर पालना नहीं है जो खतरे की आहट मिलते ही भगवानों से प्रार्थना करने लगे। ब्यूरो 7 के हेडक्वार्टर के सामने एक विशाल स्मारक मॉन्यूमेंट खड़ा है। उस पर किसी एक भगवान का नाम नहीं है। इसके बजाय उसकी पूरी सतह पर उन अनगिनत आम लोगों के नाम बारीकी से उकेरे गए हैं जिन्होंने उस किले से लड़ते हुए अपनी जान दी थी। डायरेक्टर ईथन अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हैं, जिसे एक युवा एजेंट धकेल रहा है, और वो खामोशी से उस स्मारक को देख रहे हैं। जे एक कड़क वर्दी में खड़ा है। अब वो ब्यूरो 7 का नया चीफ कमांडर है। डायरेक्टर, डीप स्पेस प्रोब ने एक रिपोर्ट भेजी है। सेंटोरस की दिशा में एक उन्नत सभ्यता, एडवांस्ड सिविलाइजेशन की हल्की हलचल मिली है। शायद वही उस मैकेनिकल फोर्ट्रेस का घर है। समझ गया। डिफेंस प्रोजेक्ट फेज 2 का क्या स्टेटस है? ईथन पूछते हैं। अब ये लूनर ऑर्बिट तक कवर करता है।
साथ ही सिविलियन एबिलिटी यूजर टैक्टिकल यूनिट की ट्रेनिंग भी पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है। ईथन सिर हिलाते हैं और उनके चेहरे पर एक दुर्लभ प्यारी सी मुस्कान आती है। बहुत अच्छे जे, अब तुम सिर्फ कोई लकी चार्म नहीं रहे। हाँ, जे अपने हाथों की ओर देखता है। उसकी एबिलिटी अभी भी सिर्फ डीमन स्लेयर ही है, लेकिन अब वो जानता है कि असली ताकत किसी कॉन्सेप्ट को बदलने में नहीं है। असली ताकत उन अरबों अटूट चेहरों में है जो उसके पीछे खड़े हैं। दूर कहीं एलआरए एक जीप के सहारे खड़ी होकर स्मोकिंग कर रही है। उसे ब्यूरो 7 की स्पेशल डिसिप्लिनरी यूनिट में रखा गया है, जिसका काम सिर्फ सबसे खतरनाक सुसाइडल क्लीनअप मिशन करना है। वो अब भी वैसी ही बदमिजाज है, लोग अब भी उससे नफरत करते हैं, लेकिन उसने ट्रेनिंग का एक नया तरीका ढूंढ लिया है, पूरी कायनात के हर दुश्मन को खुद से नफरत करने पर मजबूर करना। जे अपना सिर पीछे झुकाता है और तारों भरे गहरे आसमान को देखता है। डार्क फॉरेस्ट अभी भी ठंडा है। अनजान खतरे किसी भी पल आ सकते हैं। वो आदमी जिसने उन्हें सब कुछ दिया और फिर खामोशी से चला गया, शायद वो किसी ऊंचे ब्रह्मांड में किसी अभियान पर हो, लेकिन धरती को अब उसके वापस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा उसने उम्मीद की थी, इंसानियत ने आखिरकार बर्बरता और अराजकता, सैवेजरी एंड केओस को पार कर लिया है। खून और बलिदान के जरिए इसने अपनी परिपक्वता, कमिंग ऑफ एज पूरी कर ली है। वो लौ शायद छोटी शुरू हुई थी, लेकिन अब वो पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए काफी है। मानव सभ्यता हमेशा जीवित रहे।